नमस्कार। आज का हमारा पाठ है कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया का गीत जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। कार्नेलिया का गीत पढ़ने से पहले आइए हम इसके सार के विषय में जान लेते हैं। कार्नेलिया कौन थी? कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी थी। सेल्यूकस ने कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करा दिया था। चंद्रगुप्त नाटक जो है आप सभी टीवी पर देख चुके होंगे तो आपको मालूम होगा। तो कार्नेलिया जो है चंद्रगुप्त की नवविवाहिता पत्नी है और वह सिंधु नदी के किनारे एक शिविर के पास पेड़ के नीचे बैठी हुई है और भारत भूमि के सौंदर्य को मुग्ध होकर निहार रही है। तब उसके मुख से भारत देश की प्रशंसा भरा गीत फूट पड़ता है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारत की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कार्नेलिया भारत आकर बहुत ही प्रसन्न है और भारत की सुंदरता जो है वो उसको मंत्रमुग्ध कर देती है और वह उसके मुंह से ये गीत जो है स्वयं ही निकल जाता है। आइए हम अब इस गीत को पढ़ते हैं। कार्नेलिया का गीत। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजाने क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, सरस ताम रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुम सारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मधुर उगते रहते जब जग कर, रजनी भर भर तारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। आइए इसके शब्दार्थ कुछ समझ लेते हैं जो कुछ कठिन शब्द हैं। जैसे अरुण है, अरुण हम सूर्य को भी कहते हैं और अरुण जो है जो प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा होती है उसको भी अरुण कहा जाता है। मधुमेह यानी प्रेम युक्त। क्षितिज, क्षितिज कहते हैं कि जहाँ पर धरती और आकाश का मिलने का काल्पनिक स्थान है, यानी कि हमें लगता है कि वहाँ पर धरती और आकाश मिल रहे हैं। ताम्रस, ताम्रस यानी तांबे के समान भी कह सकते हो या कमल भी कह सकते हो। गर्भ विभा, अंतर की कांति यानी चमक। तरुशिखा, पेड़ों का ऊपरी भाग। कुमकुम कहते हैं सिंदूर को। सुरधनु यानी इंद्रधनुष। मलय, मलय पर्वत से आने वाली, मलय पर्वत से आने वाली जो पवन है, समीर कहते हैं पवन। और नीड़ यानी घोंसला। अनंत यानी अंतहीन, सागर जैसे जिसका कोई अंत नहीं है। हेमकुंभ यानी सोने का घड़ा। मदिर यानी मस्त करने वाली, जैसे मादक। और रजनी यानी रात्रि, तो आपको सबको पता ही है।
आइए अब इसका अर्थ समझते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। जैसे कि भी आपको बताया है कि कार्नेलिया जो है वो चंद्रगुप्त की नवविवाहिता पत्नी है और वो एक शिविर के किनारे बैठी हुई है। शिविर उनका कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे पर है और वहाँ से वो भारत की प्राकृतिक सुषमा को देख रही है। तो उसके मुंह से निकलता है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ये देश हमारा कैसा है? मधुमेह, प्रेम से भरा हुआ। और अरुण, अरुण यानी लालिमा लिए हुए, कि चारों तरफ लालिमा बिखरी हुई है। और लालिमा किस समय होती है? सुबह के समय, जब सूरज उदय हो रहा है, जिसको हम सनराइज़ भी कहते हैं। सनराइज़ देखने के लिए बहुत से लोग जो है पहाड़ों पर जाते हैं और सबको, कई लोगों को सनराइज़ देखना बहुत अच्छा लगता है। तो जब सूरज उदय होता है यानी सनराइज़ होता है तो सब तरफ लालिमा बिखरी होती है। तो इसलिए वो कह रही है कि जिस तरह से बसंत के मौसम में चारों तरफ सब कुछ सुंदर ही सुंदर लगता है, उसी तरह से जब प्रातःकाल के समय सूर्य उदय हो रहा है तो उस समय हर तरफ लालिमा बिखरी हुई है, जो कि आँखों को बहुत ही सुंदर लगती है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। और ये हमारा देश कैसा है? ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर पहुँचकर क्षितिज को, क्षितिज जैसा कि मैंने अभी बताया था, धरती और आकाश के मिलने का काल्पनिक स्थान। काल्पनिक क्यों कहा गया है? क्योंकि हमने कल्पना करते हैं कि शायद ये ऐसी जगह है जहाँ पर धरती और आकाश एक हो जाते हैं। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हमें ऐसा लगता है मानो धरती और आकाश एक हो रहे हैं, वहाँ पर वो मिल रहे हैं और मानो उसको भी वहाँ पर सहारा मिल जाता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। और जैसा आपको बताया कि प्रातःकाल का समय है और क्षितिज से ताम्रस, तांबे के रंग की यानी सुनहरे रंग की, गोल्डन कलर की जो है लालिमा जो है वो सब तरफ बिखर रही है। उसकी जो चमक है, गर्भ विभा पर यानी चमक, सोने के रंग की जो चमक है वो सब तरफ बिखर रही है और उससे ऐसा लग रहा है मानो नाच रही तरुशिखा मनोहर। जो तरु यानी पेड़ की जो शिखाएं हैं, जो चोटियां हैं, उनके ऊपर जो छोटे छोटे जो है फूल निकले हुए हैं, फूल उग रहे हैं, तो वो जो है उनके ऊपर भी वो लालिमा पड़ रही है और वो ऐसे सुंदर मनोहर नृत्य करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, मानो फूल भी जो हैं वो उस लालिमा में खुश होकर नाच रहे हैं। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। और छिटका जीवन हरियाली, यह प्राकृतिक सौंदर्य जो चारों ओर फैला हुआ है, वो सब पेड़ पौधे सब जो है रात भर सोए हुए थे, मुरझाए हुए थे, वो सब सुबह होते ही कैसे हो गए हैं? फिर से हरे भरे हो गए हैं, तरोताज़ा हो गए हैं और हरियाली पर फिर से जीवन की ताजगी, थिरकन और गतिशीलता बिखर गई है। और प्रातःकाल की जो लालिमा जो चारों तरफ जो हरियाली के ऊपर फैली हुई है वो कैसी लग रही है? मानो कल्याणकारी सिंदूर है। मंगल कुमकुम यानी कल्याणकारी सिंदूर। ये सारे जो पेड़ पौधे जो रात भर सोए हुए थे, उदास से थे, वो मानो सुबह उठकर उनमें फिर से एक नई स्फूर्ति, नई गतिशीलता का संचार हो गया है और उसके ऊपर जो लालिमा बिखरी हुई है वो एक मंगलकारी सिंदूर की तरह दिखाई दे रही है। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। और लघु यानी छोटे छोटे, सुरधनु से इंद्रधनुष के समान, पंख पसारे यानी पंखों को फैलाए हुए, शीतल मलय समीर सहारे और ठंडी ठंडी मलय पर्वत से आने वाली हवा के सहारे, उड़ते खग पक्षी जो है जिस ओर मुंह करके उड़ते हैं, समझ नीड़ निज प्यारा, जिसको अपना घोंसला समझकर, निज नीड़ यानी अपना घोंसला समझकर। यानी कि भारत देश ऐसा है कि जो सुंदर सुंदर छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान पंखों वाले पक्षी हैं और वो जो हैं मलय पर्वत से आने वाली ठंडी और सुगंधित हवा के सहारे वो भारत की तरफ आते हैं उड़कर, और उनको क्या लगता है कि मानो ये उनका अपना घोंसला है।
कि जिस तरह से इंसान होता है, थका हुआ होता है, शाम को अपने घर लौट के आता है तो उसको बड़ी शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। उड़ते खग जिस ओर मुँह की, ये समझ नीज निड़ प्यारा, यानी कि जो पक्षी हैं वो भी उसको अपना प्यारा सा घोंसला समझकर भारत की तरफ मुँह करके उड़ते हुए आते हैं। और वो पक्षी भी कैसे हैं, छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान जिनके पंख हैं, और वो ठंडी शीतल मलय पर्वत से आने वाली हवा के सहारे उड़कर भारत की तरफ आते हैं। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। और जो बरसाती आँखों के बादल यानी कि आँखों से जो आंसू होते हैं, आँखों के आंसू जो हैं वो बरसाती बादलों के रूप में बरसते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक लोगों की आंखों में एक दूसरों के लिए करुणा का जल भरा हुआ है, यानी कि लोग एक दूसरे के दुख से दुखी होते हैं और बादल भी मानो लोगों के आंसुओं के रूप में बरसते हैं। उसका कहने का अर्थ यह है कि जहाँ प्रत्येक आँख में दूसरों के प्रति करुणा का भाव भरा रहता है और ये करुणा वर्षा ऋतु के बादलों से बरसती है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। और अनंत यानी सागर की या समुद्र की लहरें भी जो है वहाँ यहाँ पर आकर टकराती हैं, मानो उनको भी यहाँ आकर किनारा मिल जाता है। समुद्र जो होता है बहुत दूर दूर तक फैला हुआ होता है, कई देशों में फैला हुआ होता है, तो उसकी जो लहरें होती हैं वो भी भारत में आकर मानो किनारा पाकर वहाँ पर ठहर जाती हैं। इसके तटों पर मानो वो भी अंतिम विश्राम पाने के लिए टकराती हैं। और हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। कि उषा काल को देखकर कार्नेलिया आगे क्या सोचती है कि वही भारत देश है जहाँ उदित बाल रवि यानी बच्चे सूरज जो अभी अभी उदय हो रहा है तो उसको बाल रवि कहा गया है। जिसे बच्चा अभी पैदा होता है तो छोटा सा होता है ना, तो सूरज भी जब अभी निकल रहा है, उदय हो रहा है, तो वो बाल रवि कहा गया उसको। और वो कैसा है, स्वर्ण कुंभ सा, जैसे सोने का घड़ा होता है, इस तरह के बाल रवि को हाथों में लेकर उषा यानी सुबह जो है वो मानो सारी धरती पर सुख को दुलका देती है, यानी कि फैला देती है। किस समय, मदिर उगते रहते जब, मस्त होकर जब उगते रहते हैं। कौन, जगकर रजनी भर तारा, सारी रात जागकर तारे जो होते हैं वो सुबह के समय जब उगने लगते हैं, यानी कि उनको नींद आने लगती है, उनकी आंखों में मस्ती भरी होती है, और उस समय का दृश्य होता है कि अभी तारे जो हैं वो आकाश में थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो रात भर जागकर थक चुके हैं, और सूरज भी उदय हो रहा है, तो इस समय तारे और सूरज दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है कि उस समय की तारे तो मानो रात भर जागकर थक कर उगने लगे हैं, और जो उस समय उषा होती है यानी सवेरा होता है, वो यहाँ पर मानवीकरण किया गया उषा का एक स्त्री के रूप में। कि उषा क्या करती है, बाल रूपी रवि को यानी हेमकुंड के समान हाथ में लेकर, सोने के घड़े के समान हाथ में लेकर सारी धरती पर मानो चारों ओर सुख ही सुख बिखेर देती है। तो ये मेरा वही प्रिय भारत देश है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसका काव्य सौंदर्य एक बार देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, आप उसको विशेष में भी लिख सकते हैं इनमें से कुछ चीज़ें, और अलग से आपका काव्य सौंदर्य आता है तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं। जैसे भाव सौंदर्य क्या है इसका, इसमें भारत की अतुलित असीम प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है, जिसे देख विदेशी भी चकित रह जाते हैं, गुणगान करने पर बाध्य हो जाते हैं यानी मजबूर हो जाते हैं, और इसमें राष्ट्रीयता की भावना मुखरित हुई है। यानी कि अब जो कार्नेलिया है वो भी अब विवाह होकर भारत में आ गई है, तो वो भी अब भारतीय हैं, और उसके अंदर जो है राष्ट्रीयता की भावना जो है वो मुखरित हो रही है। शिल्प सौंदर्य क्या है इसका, इसमें तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली भावाभिव्यक्ति में समर्थ है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, और इसकी भाषा कौन सी है, खड़ी बोली।
अलंकार लघु सुर धनुष से, क्योंकि सा से सी अन्य जहाँ पर होता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और पंख पसारे और समीर सहारे, एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है, प प और सा, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तरु शिखाओं का मंथर नृत्य करने में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण जो है मैंने अभी भी बताया था कि उषा का भी मानवीकरण किया गया है और पेड़ों की शिखाओं का भी मानवीकरण किया गया है। संपूर्ण छंद में संगीतात्मकता का गुण है, यानी आप इसमें म्यूजिकल है ये गाना, इसको आप गा भी सकते हैं, गयात्मकता भी कह सकते हैं, संगीतात्मकता भी कह सकते हैं। पक्षियों विदेशियों का पूरब की ओर आने से भाषा में प्रतीकात्मकता प्रकट होती है, यानी कि जो पक्षियों का आगमन कहा गया है वो पक्षियों को हम प्रतीक के रूप में विदेशी भी कह सकते हैं कि विदेशी लोग जब यहाँ आते हैं तो उनको भी यहाँ पर आकर अपनापन महसूस होता है, कोई भी यहाँ आकर परायापन महसूस नहीं करता। कवि की सुंदर कल्पना एवं सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति दर्शनीय है। कवि ने बहुत ही सुंदर कल्पना की है और उसकी निगाह जो है बहुत ही सूक्ष्म है, इसका निरीक्षण करने की शक्ति है, वो सब यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी तरह से हेमकुंभ में रूपक अलंकार है, क्योंकि और जब जग कर में अनुप्रास अलंकार है। काव्यांश में गेयता का गुण भी विद्यमान है, यानी कि इसको गाया भी जा सकता है। तो ये था इसका काव्य सौंदर्य। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको आगे भी ये वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।